अस्सलाम वालेकुम सामीन, हाजिर खिदमत है फ़रत इश्तियाक के नावल बदला मेरे हमराज का रंग की अगली किस्त। ये क्या तुम बोरिंग चीज़ें पढ़ती रहती हो बिया? वो मुंह बिगाड़ कर इससे बोली। फिर मुझसे मुखातिब हुई, अब्बास तुम मुझे कंप्यूटर ऑपरेट करना सिखा दो ना। जिस किसी को देखो आजकल कंप्यूटर इंटरनेट और आईटी की बातें करता नजर आता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इंग्लिश लिटरेचर पढ़कर भी मैं जाहिल की जाहिल रह गई। संडे को आ जाना, तो मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा। हाँ, अगर ज़्यादा अच्छा सीखना चाहती हो तो किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लो, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। मैंने जवाबन बड़ी साफ गोई का मुजाहरा किया तो वो फ़ौरन बोली, थोड़ा बहुत भी चलेगा। फिर मैं ज़रमीन के साथ बातें करने लगा और बिया खामोशी से वहाँ से उठकर चली गई। एतवार के दिन दोपहर के खाने से फारिग होकर मैं और ज़रमीन स्टडी में आ गए। मैं उसे कंप्यूटर से मुतालिक बुनियादी बातें समझा रहा था। जब भी अंदर दाखिल हुई, एक नज़र हम दोनों पर डालकर वो कोई किताब खोलकर मेज़ कुर्सी संभाल चुकी थी। बज़ाहिर ज़रमीन के साथ बातों में मसरूफ़ होने के बावजूद ये मैं बात महसूस कर गया था कि बिया की सारी तवज्जो हम दोनों की तरफ है। वो किताब खोलकर बैठी ज़रूर है, मगर पढ़ा उसने एक लफ्ज़ भी नहीं है। उस जैसी लापरवाह खुद में मगन रहने वाली लड़की किसी दूसरे के मामलात में इस हद तक दिलचस्पी ले, बल्कि तजस्सुस में मुब्तला होते देखकर मुझे खासा ताज्जुब हुआ था। शाम में मैं और ज़रमीन सी व्यू जा रहे हैं। मैंने इखलाकन भी बिया से चलने के लिए नहीं कहा था। वहाँ से साफ इनकार सुनने को मिलेगा, फ़ायदा अपनी बेइज्जती करवाने का। इस किस्म की तफरीहात को वो बेकार और नाकारा किस्म के लोगों के काम कहा करती है। मामी, मुझे बहुत भूख लग रही है, प्लीज़ कुछ खाने को दे दें। मैंने यूनिवर्सिटी से आते ही हस्ब आदत किचन के बाहर से ही चिल्लाना शुरू कर दिया था। किचन में ज़रमीन और बिया दोनों मौजूद थी। बैठो अब्बास, मैं लाती हूँ तुम्हारे लिए खाना, ज़रमीन ने मुस्कुराते हुए फ़ौरन कहा। तुम तो मामा के साथ कुछ शॉपिंग करने जा रही थी ना? कुछ तंजिया से अंदाज में वो ज़रमीन से मुखातिब हुई थी। मैंने चौंक कर उसे बगौर देखा। हाँ, जा तो रही थी, लेकिन खाना निकालने में देरी कितनी लगेगी? वो उसके तंजिया अंदाज का नोटिस लिए बगैर आराम से बोली। तुम जाओ, मैं दे दूँगी। वो दोबारा इसी जले कटे अंदाज में बोली थी। तुम? ज़रमीन ने बेहद ताज्जुब से तस्दीक चाही। आखिर वो भी उसी की कज़न थी, शुरू से ही वाकिफ़ थी मोहतरमा की आदतों से। मैंने बहुत गहरी नज़रों से उसके तासुरात को जांचा। नहीं बस ज़रमीन, तुम ही खाना निकाल दो। बिया के हाथों से निकलेगा सालन तो चावलों में से फ़लसफ़े और तारीख़ और अदब बिल्कुल वही जायके आएंगे। और इस वक्त मेरा कोई बस जायका चीज़ खाने का बिल्कुल कोई मूड नहीं हो रहा। मैंने बहुत सुकून से कहते हुए एक भरपूर नज़र उसके धुआं धुआं होते चेहरे पर डाली और किचन से बाहर निकल आया। अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। मेरा दिल बिल्लियों उछल रहा था। औरत की नफ्सियात के इस रुख पर तो मैंने गौर ही नहीं किया था। जो काम मेरी तवज्जो नहीं करवा सकी, वो मेरी बेगानगी ताल्लुकी और किसी दूसरे में दिलचस्पी बखूबी सर अंजाम दे रही थी। मैं अपने आइंदा के लाहे अमल पर गौर करता खुद ही खुद मुस्कुराया जा रहा था। बिनते हवा भी अजीब तमाशा है। कल तक जो मुझे बहुत ही बेकार, लाउबाली और गैर संजीदा सा लड़का समझकर बुरी तरह नज़रअंदाज किया जाता था, अब अचानक ही मैं बहुत ख़ास और बड़ी अहम शख्सियत बन गया था। वैसे उसके इस रद्द-ए-अमल से मेरे दिल को इत्मीनान हुआ था कि अंदर से बहरहाल वो एक नॉर्मल लड़की है। खुदा भला करे ज़रमीन का, जो बिल्कुल दुरुस्त मौके पर कराची आई थी। हालांकि मेरी उससे दोस्ताना अंदाज में गुफ्तगू हुआ करती थी। उसे खुद भी मेरी तरफ से कोई खुशफहमियाँ नहीं थी, मगर बिया ने अपने दिल में जो गुमान पालने शुरू कर दिए थे, वो उसे और हमारी दोस्ती को किसी और रंग में सोचने पर मजबूर किया करते थे। कुछ खुद मैं भी जानबूझ के ऐसी हरकतें कर रहा था जो उसकी शकूक में इजाफा करें। पहले मैं शाम का बेशतर वक्त घर से बाहर दोस्तों वगैरह के साथ गुजारा करता था। आजकल ज़्यादातर वक्त घर पर रहने लगा। मामी ने तो ज़रमीन को ना सिर्फ कहीं घुमाने फिराने के लिए कहा था, मैं तो उसे एक दो मरतबा शॉपिंग करवाने भी ले गया। इससे पहले मैंने सिर्फ सुना था कि ख़वातीन की ख़रीदारी से खुदा पनाह में रखे, मगर ज़रमीन के साथ बाज़ारों की खाक छानते इस बात का यकीन भी आ गया था। क्या लड़की थी, दिल ही नहीं भरता था उसका शॉपिंग से। तारिक रोड, बहादराबाद, हैदरी, सदर, क्लिफ्टन, कोई जगह उसने छोड़ी हो। घंटों वो बाज़ार में मारी मारी फिरती थी और जब वापस आई तो मामी से शिकवा करने वाले अंदाज में बोली, अभी तो मैं राबी सेंटर नहीं गई। यह बस जल्दी मचा रहा था। मैंने जल्दी के लफ्ज़ पर आंखें फाड़ कर उसे देखा। और आंटी, मेट्रो पर क्या ज़बरदस्त वैरायटी आई हुई है। सच, मेरा तो कुछ ना कुछ ख़रीदने का दिल चाह रहा था। मैं घंटों उसके साथ ख्वार होने के बाद मज़ीद ये ज़नाना गुफ्तगू बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वहाँ से उठ गया। शुमाइल के नए प्रिंट्स देखे आपने? ये देखें, ये ब्लू सूट कितना ज़बरदस्त लग रहा है। वो शॉपिंग बैग में से मुख्तलिफ़ अशिया निकाल कर उन्हें दिखा रही थी और मेरी नज़रों के सामने खामोशी से बैठी बिया इन चीज़ों का जायज़ा ले रही थी। वो ज़रमीन और उसकी शॉपिंग को बड़ी संजीदगी से देख रही थी। ज़रमीन के साथ बाज़ारों में फिरना
कोई खुशगवार तजर्बा नहीं था। मेरे सर में दर्द हो गया था उसकी कपड़ों जूतों की बातें सुन सुन कर। मगर अब जो बिया के उदास चेहरे पर नज़र पड़ी तो अचानक सारी थकावट उतरती हुई महसूस हुई। हालांकि बिया शॉपिंग के लिए जाते वक्त ज़रमीन ने बिया से भी कहा था, मगर उसने इससे पहले कि वो कोई जवाब देती मैंने फ़ौरन कहा, बिया को कपड़ों वपड़ों से कोई दिलचस्पी नहीं है और शॉपिंग वगैरह में तो उसे कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। जितनी देर हम शॉपिंग में वक्त बर्बाद करेंगे ना, इतनी देर में वो एक आधी किताब निपटा लेगी। मेरा अंदाज़ सरासर मजाक उड़ाने वाला था। वो इतनी सीधी अल्लाह मियाँ की गाय नहीं थी कि अपने बारे में कमेंट सुनकर जवाब न दे। मगर इस वक्त वो मेरे बारे में कुछ कहे बगैर ज़रमीन से बोली, तुम लोग जाओ ज़रमीन। ज़रमीन तो उसके बाद भी खड़ी उससे कुछ बात करती रही, मगर मैं बेनियाजी से कांधे उचकाकर पोर्च की तरफ चला गया था। ज़रमीन का 15 रोज़ा ये दौरा मेरे लिए बहुत ही कारआमद साबित हुआ था। उसके आ जाने से वो सोई हुई खुद से मगन और लापरवाह लड़की जाग गई थी। हालांकि इतने दिनों तक मुस्तकिल मिजाजी से सारा वक्त घर पर टिकते, ज़रमीन के साथ बैठकर बातें करते, टीवी देखते, कार्ड्स खेलते मैं बुरी तरह बोर हो गया था। मगर फिर भी मैंने इस बोरियत को बड़े सुकून से बर्दाश्त किया था। वो जाते वक्त मेरी मेहमान नवाजी और उसके लिए इतना ज़्यादा टाइम निकालने पर काफ़ी शुक्रिया अदा करके गई थी। इस रोज़ मैं यूनिवर्सिटी से घर वापस आया तो एक बहुत ही मुख्तलिफ नज़ारा देखने को मिला। जल्दी आ जाओ अब्बास, तुम्हारे फेवरेट चाइनीज़ राइस और चिकन चिली बनाई है मैंने। मामी ने मेरी शक्ल देखते ही खाने का मेन्यू बता दिया था। मैंने बड़ी मुश्किलों से चेहरे पर फैलते हैरत भरे तासुरात को छुपाते हुए गर्दन हिला दी। 5 मिनट में उनके साथ बैठा खाना खा रहा था। मामी बेतहाशा खुश नज़र आई थी। खुशी उनके हर अंदाज से ज़ाहिर हो रही थी। मैं उनकी खुशी और मुस्कुराहटों पर खुद भी दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। आजकल तो यूनिवर्सिटी के बाद सीधा अच्छे बच्चों की तरह घर तशरीफ़ लाई जाने लगी थी। काफ़ी दिनों से यही हो रहा था कि वो लंच पर भी हमारे साथ शामिल होती। खाने के बाद कुछ देर सस्ताने के इरादे से कमरे में आ गया। मामी भी मेरे पीछे पीछे कमरे में आ गई थी। तुमने देखा अब्बास? उफ मेरे अल्लाह, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। वो मेरे पास बेड पर बैठते हुए खुशी से भरपूर लहजे में बोली थी, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे तो अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा था जब सुबह बिया ने मुझसे कहा कि आज वो यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी, ये कि आज उसे मेरे साथ ब्यूटी पार्लर जाना है। मैं उनकी बातों पे खामोशी से यकीन तो अब भी मुझे नहीं आ रहा था कि वो घोंसला जो उसके सर पर रहा करता था ख़त्म भी हो सकता है। मेरे कहने पर कि बालों की कटिंग करवा लो, किस तरह मुंह बिगाड़ कर मोहतरमा ने कहा था कि मुझे अच्छा लगने का कोई शौक़ नहीं है, और अब बड़ी खामोशी से जाकर अच्छा लगने की कोशिश कर ली गई थी। और खैर कोशिश काफ़ी कामयाब भी रही थी। कितनी बदली बदली और प्यारी लग रही थी, और सिर्फ हेयर स्टाइल चेंज कर लेने से नहीं, पता नहीं उसे कटिंग कौन सी करवाई थी, मगर शानों से नीचे आते उसके ब्राउन कलर के सिल्की बाल बेहद खूबसूरत लग रहे थे। मामी के जाने के बाद मैं कितनी देर तक लेटा उस तब्दीली को एंजॉय कर रहा था। शाम में वो लाउंज में बैठी टीवी पर कुछ देख रही थी। मैंने बज़ाहिर एक लापरवाह सी निगाह उस पर डाली थी और कॉर्डलेस उठाकर बरामदे के सोफे पर जाकर बैठ गया था। बालों के साथ साथ लिबास में भी काफ़ी बेहतरी आई थी। एक तो पूरा सूट एक रंग का था, वरना मैंने उसे कभी सूट का रंग का दुपट्टा ओढ़े नहीं देखा था। मैं फैसल से बहुत फ़ोन पर बात कर रहा था और साथ ही साथ के नखियों से उसका जायज़ा भी ले रहा था। मुझे तो लड़कियों के लंबे बाल पसंद हैं। बालों में ही तो औरत का सारा हुस्न होता है। वो डॉक्टर अजीज़ के असाइनमेंट पर बात कर रहा था। मेरी इस बेमौका और इंतहाई फजूल बात पर हैरत से बोला, खैर तो है बास, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैंने उसकी बात पर क्या क्या लगाया। ज़्यादा हंसी तो मुझे बिया के तासुरात देख कर आ रही थी। आजकल ये परकटी लड़कियाँ कितनी कोफ्त होती है ऐसी लड़कियों को देखकर। अभी पिछले दिनों इस्लामाबाद से मामी की एक रिश्तेदार आई थी हमारे घर। क्या हसीन लंबे बाल थे उस लड़की के, घुटनों को छूते हुए। मैंने मुस्कुराहट दबाते हुए निहायत संजीदगी से जवाब दिया, किसको सुना रहे हो ये सारी बातें? कौन बैठा है तुम्हारे पास? वो मेरा ही दोस्त था, आखिर जीनियस भी था। मैं बगैर कोई जवाब दिया हंसने लगा था। बिया एकदम टीवी बंद करती वहाँ से उठकर चली गई थी। उसे जाता देखकर मुस्कुराते हुए मैंने दोबारा असाइनमेंट पर बात करना शुरू कर दी थी। मगर फैसल मेरी कोई बात सुनने पर वो मुझसे पूछ रहा था कि बकवास क्यों की, वजह बताओ। बताएंगे बेटे, तुम्हें भी आने पर, वक्त तो आने दो, अभी सब्र करो। मैंने उसे तसल्ली देते हुए मज़ीद कुछ भी बताने से इनकार कर दिया था। आजकल मैं उसे दिल भर कर नज़रअंदाज कर रहा था। वो लॉन में या लाउंज में मेरे पास आकर बैठती तो मैं कुछ ना कुछ कहकर कुछ ही देर बाद वहाँ से उठ जाया करता था और ज़्यादा वक्त घर से बाहर गुजारना शुरू कर दिया था। मामी को पढ़ाई की मसरूफियात का कहकर मैंने मुतमिन कर दिया था। इस रोज़ इतवार था। मैं सारा दिन दोस्तों के साथ गुजार कर मगरिब से कुछ ही पहले घर वापस आया था। मामू जान, मामी और बिया तीनों लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। मैं सबको सलाम करता वहीं बैठ गया। अब्बास के लिए भी चाय ले आओ बिया। मामी के कहने पर वो फर्माबरदारी से फ़ौरन उठ गई थी। मामी, आपको क्या मैं बहुत बुरा लगने लगा हूँ? मैंने थोड़ी सी गमज़दा शक्ल बनाकर उन्हें मुखातिब किया।
वो ताज्जुब से मेरी तरफ देखने लगी, जैसे मेरी बात समझने की कोशिश कर रही हूँ। बिया जो चाय बनाएगी ना, उसे चाय के अलावा सब कुछ कहा जा सकता है, और ऐसी अजीबोगरीब महलूल को पी कर मुझ बेचारे पर क्या गुजरेगी, इसका अंदाज़ा भी आपको है? मामू जान और मुमानी मेरा तबसरा सुनकर मुस्कुराने लगे, जबकि वो दोबारा वापस बैठ गई। मगर शक्ल पर 12 बज रहे थे, मुंह अच्छी तरह फूला हुआ था। इतनी बुरी चाय भी नहीं बनाती भैया हमारी बेटी। हम लोग इस वक्त बिया की बहाती बनी चाय पी रहे हैं, और अच्छी खासी चाय बनाई है उसने। मामू जान ने लाडली बेटी का मुंह बनते देखकर फ़ौरन कहा था। मामी को उठता देखकर मैंने बेसाख्ता इन्हें रोका। आप बैठे मामी, मेरा चाय पीने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा। मेरे कहने पर वो दोबारा बैठ गई थी। तुम्हें अब कहीं और तो नहीं जाना? कुछ देर बाद मामू ने मुझसे पूछा। मेरे नफ़ी में सर हिलाने पर वो बोले, बिया की फ्रेंड की इंगेजमेंट है, तुम छोड़ आना इसे। अगर मामू जान की बजाय ये फरमाइश खुद इस खातून ने की होती तो मैं झट इनकार कर देता, मगर अब सिवाय इकरार करने के और गर्दन हाँ में हिलाने के कोई चारा था ही नहीं। नमाज के बाद मेरा कुछ पढ़ने का प्रोग्राम था। अपने कमरे में आने से पहले मैंने उसे कह दिया था, जिस वक्त चलना हो मुझे बता देना, मैं अपने कमरे में ही हूँ। कोई 9 बजे के करीब मेरे कमरे का दरवाज़ा बजा। दस्तक देकर वो अंदर आ गई। चलो अब्बास। मैंने फाइल पर से नज़र हटाकर एक लम्हे के लिए उसको देखा, और अपनी नज़रें उस पर से वापस हटा लेने में मुझे खासी मुश्किल हुई। दिल चाह रहा था उसे देखूं, बार बार देखूं, मगर दिल को डांट लपट कर मैंने बड़ी लापरवाही से बगैर उस पर निगाह डाले कहा, तुम चलो पोर्च में, मैं आ रहा हूँ। वो खामोशी से वापस मुड़ गई। गाड़ी की चाबी उठाता मैं पोर्च में वापस आया तो वो गाड़ी के पास ही खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही थी। सर झुकाए पता नहीं ज़मीन पर क्या तलाश किया जा रहा था। पहली नज़र में तो क्योंकि मैं उसे नज़रअंदाज कर ही चुका था, इसलिए अब दोबारा देख लेने में कोई हर्ज नहीं था। जबकि वो सर झुकाए भी खड़ी थी। इतने अच्छे तरीके से ड्रेसअप हुए तो मैंने उसे कभी देखा ही नहीं था। सी ग्रीन कलर का प्यारा सा सूट, खुले बाल, ज्वेलरी, और शायद कोई मेकअप भी कर रखा था। वैसे इस बेढंगी लड़की को मेकअप करना आता तो नहीं होगा, पता नहीं मेकअप था या नहीं। बहरहाल लिपस्टिक तो लगी हुई थी। इतनी बुरी चॉइस भी नहीं है मेरी। मैंने अपनी कुछ अरसे पहले की राय पर नज़रसानी की थी। मुझ जैसे हैंडसम बंदे के साथ ये लड़की सूट करेगी, वो उसे कहते। मैंने गाड़ी स्टार्ट की थी। वो खामोशी से बराबर वाली सीट पर बैठ गई थी। यूं ही गाड़ी चलाते चलाते मेरा ध्यान उसकी ग्लासेस की तरफ गया था। ओहो, तो कॉन्टैक्ट लेंस भी लग चुके हैं। मैं अपनी बेखबरी पर अफसोस किया। आजकल ज़्यादा वक्त घर से बाहर रहने की वजह से मामी से ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाती थी। खूबसूरत लड़कियां जब खामोश होती हैं तो और खूबसूरत लगती हैं, और ख़ास तौर पे जब भी खामोशी आप ही की वजह से हो। मैं उसकी खामोशी को भी इंजॉय कर रहा था। उसके दोस्त के घर पर ड्रॉप करते मैंने बड़ी बेमुरवत अंदाज में कहा था, ठीक 2 घंटे बाद मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा, चाहे तुम फारिग होगी या नहीं होगी, मैं बिल्कुल इंतज़ार नहीं करूँगा। वो गिफ्ट हाथ में लिए दरवाज़ा बंद करते ठिठक कर रुक गई थी। तुम मत लेने आना, मैं रूही को कह दूँगी, वो मुझे ड्रॉप करवा देगी। बहुत नाराज़ी और ख़ासे गुस्से से ये जुमला कहा गया था। बाकी गुस्सा गाड़ी के दरवाजे पर उतारा गया था। इतनी ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया था कि कितनी देर तक मेरे कानों में धमाके होते रहे थे। इसके मना करने के बावजूद मेरा इरादा था उसे लेने के लिए जाने का। मगर जब घर पहुंचा तो मामी ने बताया, बिया का फ़ोन आया था, अभी फंक्शन शुरू भी नहीं हुआ है, आप वापसी पे अब्बास को मत भेजिएगा, बहुत देर लगेगी। मैंने बगैर कोई तबसरा किए सर हिला दिया। मगर वापसी में जब वो एक स्मार्ट से लड़के के साथ गाड़ी में से उतरी तो मेरे तन बदन में आग लग गई थी। अगरचे वो लड़के के साथ अकेली नहीं थी, लड़के के बराबर वाली सीट पर गालिबन बिया की सहेली बैठी थी, और गाड़ी से उतरकर उन लोगों का वो शुक्रिया अदा कर रही थी। मैं टेरिस पर खड़ा जलता भुनता ये सीन देख रहा था। ज़्यादा आग तो मुझे उस वक्त लगी जब वो मुस्कुराकर उन मोहतरम को बतौर ख़ास खुदा हाफिज़ कह रही थी। अगरचे आवाज़ मुझे नहीं आई थी, मगर अंदाज़ा तो हो रहा था कि वो क्या बात कर रही है। मेरे साथ तो कभी अखलाक नहीं निभाया गया।